नमस्कार फ्रेंड्स, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एरोटोमेनिया के बारे में। एरोटोमेनिया एक रेयर सिम्टम आजकल कंसिडर किया जाता है। हालांकि अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग सोसाइटीज़ में इसके जो रेट हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग हो सकती है। एरोटोमेनिया शायद नाम आपने ना सुना हो। इसके बारे में जब मैं आपसे बात करूँगा तो आप जान पाएंगे कि ये कंडीशन किसी ना किसी हद तक काफ़ी आम है, काफ़ी कॉमन है और हम में से बहुत से लोगों में किसी ना किसी अमाउंट में, किसी ना किसी क्वांटिटी में हम सभी में थोड़ा बहुत पाया जाता है। ज़्यादातर लोग इस कंडीशन को बहुत अच्छे से ओवरकम कर लेते हैं। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जब एरोटोमेनिया हम पर थोड़ा हावी हो जाता है, पर ज़्यादातर लोग इसको ओवरकम कर लेते हैं। पर कुछ लोगों के लिए ये डिल्यूजन का रूप ले लेता है और एक अलग ही तरह का एक वहम हो जाता है व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति, कोई बड़ा ही पॉपुलर व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति उसके प्यार में है, जिसके लिए वो बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि एरोटोमेनिया होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो एरोटोमेनिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर व्यक्ति को लगता है, जिस पर्सन को एरोटोमेनिया है उसे ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पर्सन जो कि ऑपोजिट जेंडर का या सेम जेंडर का भी हो सकता है, वो उसके प्यार में है और वह उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। मतलब कि जिस पर्सन को एरोटोमेनिया है, मान लीजिए वो है पर्सन ए और दूसरा पर्सन जिसके प्रति उसको एरोटोमेनिया है वो है पर्सन बी। तो पर्सन ए को लगेगा कि जो पर्सन बी है वो मुझसे प्यार बहुत करता है या करती है, और जिस तरह से पर्सन ए पर्सन बी के प्यार में पागल है, उसी तरह से पर्सन बी भी पर्सन ए के प्यार में पागल है। मतलब वो भी उतना ही डेस्परेटली उसे लव करता है या करती है। जबकि हालांकि मामला ऐसा हो सकता है कि वह दूसरा व्यक्ति पर्सन बी शायद पर्सन ए को कभी जानता भी ना हो, उससे कभी मिला भी ना हो और उसके बारे में उसको पता ही ना हो कुछ कि यह भी कोई व्यक्ति है। पर पर्सन ए को ऐसा लग सकता है कि पर्सन बी उसे जानता है, उसके प्रति फीलिंग्स रखता है या रखती है, और वह उसको उतना ही चाहती है या चाहता है जितना कि पर्सन ए पर्सन बी को चाहता है। तो इस वहम में, इस डिल्यूजन में, इस सोच में वह व्यक्ति जो पर्सन ए है वह अपने को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर लेता है और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स, ऐसे एक्शंस ले लेता है जिससे वो अपनी और अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा बन जाता है। ज़्यादातर मामलों में एरोटोमेनिया जो होता है वो किसी बहुत फेमस पर्सनैलिटी के लिए होता है, जैसे कोई फिल्म स्टार, कोई मॉडल, कोई टीवी स्टार, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई राइटर, कोई भी ऐसा पर्सन जो काफ़ी पॉपुलर है। आज के ज़माने में यह भी देखने में आता है कि कोई एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, जैसे कि कोई यूट्यूबर हो गया या कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो गया, इनके प्यार में भी एक व्यक्ति पड़ सकता है और ऐसा लग सकता है कि वो हमारे को अटेंशन दे रहे हैं या वो हमारे प्रति उतनी ही फीलिंग्स रखते हैं। तो ऐसे में वह व्यक्ति क्या करता है, बहुत छोटे छोटे साइंस, बहुत छोटे छोटे ऐसे सिग्नल लेने लगता है उस व्यक्ति के बारे में, पर्सन बी के बारे में, जैसा कि पर्सन ए को लगता है कि वो हमसे पसंद करता है या हमारे प्यार में है। तो वो उसके बिहेवियर में, उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी में, जिसको वो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं या फिल्मों में देख रहे हैं या इंटरव्यूज़ देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, उनको लगता है ये जो मैसेजेस हैं ये मेरे लिए भेजे गए हैं, ये मेरे को ध्यान में रख के सामने वाले ने ऐसा कहा है। और वह व्यक्ति पर्सन बी दुनिया के सामने, समाज के सामने, दोस्तों रिश्तेदारों के सामने मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इसलिए वो साइंस में अलग अलग ऐसे सिग्नल्स दे रहा है जिससे कि वो अपने प्यार को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी फैसिनेशन को, अट्रैक्शन को जाहिर कर रहा है या कर रही है। और यही वजह होती है कि जो पर्सन ए होता है वो अपना ये बिलीफ, अपना ये सोच, अपनी ये धारणा बनाए रखता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे पसंद करता है या पसंद करती है। ये इस हद तक हो जाता है कि यह जो पर्सन ए है ये ऐसा मान लेता है कि पर्सन बी और उनकी एक रिलेशनशिप है, और वो इस तरह से अपना लाइफस्टाइल बनाने लगता है जैसे कि दो लोग आपस में रिलेशनशिप में हों। उसको ऐसा लगता है कि पर्सन बी भी उसके साथ रिलेशनशिप में है। और सबसे बड़ी दुविधा ये हो जाती है कि सारे जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वो इस रिलेशनशिप, इस प्यार मोहब्बत के खिलाफ जाते हैं। लोग भी कहते हैं कि वो व्यक्ति आपको नहीं जानता, उस व्यक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है, उस व्यक्ति से आप कभी मिले भी नहीं हो, और बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं जो इस बात के अगेंस्ट जाते हैं कि वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है। पर पर्सन ए ऐसा सोचता है कि नहीं, हमारे बीच एक बहुत डीप कनेक्शन, डीप रिलेशनशिप है।
इरोटोमेनिया वैसे तो थोड़ा रेयर है आजकल के ज़माने में, बट जैसा मैंने बताया शुरू में कि कुछ कल्चर्स और कुछ सोसाइटीज़ में ये ज़्यादा कॉमन हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर इलाकों में, रूरल एरियाज़ में या किसी और डेवलपिंग नेशंस में ये ज़्यादा कॉमन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर गैप जो है बहुत बढ़ जाता है, लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते या बहुत ज़्यादा एक सोशल क्लास का एक गैप आ जाता है जिसके अंदर अक्सर एरोटोमेनिया देखने में पाया जाता है। ज़्यादातर ये किसी न किसी बीमारी के कंटेक्स्ट में देखने में आता है, उसके एक लक्षण के तौर पे आता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जिसके अंदर व्यक्ति को ऐसा वहम हो जाता है, डिल्यूजन हो जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे प्यार करता है और उसके प्यार में पूरी तरह से पागल है, पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। ये इरोटोमेनिया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, काफ़ी लोगों में तो कुछ हफ्ते या कुछ दिनों तक रहता है और वो दूर हो जाता है। जब वो उनको कोई रिजेक्शन मिल जाता है या किसी तरह से सामने वाले की तरफ से कोई अटेंशन नहीं मिलता तो चला जाता है। तो थोड़े टाइम के लिए ये वन साइडेड लव जैसी जो एक फैसिनेशन, एक फैंटेसी होती है, ये थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है। पर कई बार कुछ लोगों में ये बहुत लंबे समय तक भी एग्जिस्ट कर सकती है और वो एक बीमारी का लक्षण हो सकता है, जैसा कि बताया स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर या डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स में ये ज़्यादा कॉमनली देखने में आता है। तो अब हम ये जानेंगे कि किन लोगों को ज़्यादा रिस्क है इरोटोमेनिया होने का। इरोटोमेनिया नॉर्मली तो ये एडोलेसेंट्स या जो थोड़े बड़े होते हैं उम्र में, जैसे कि हम मान सकते हैं कि शायद 14-15 की उम्र से अगर हम देखें तो ये करीब करीब 30-35 या 40 साल तक के युवक युवतियों में देखने में आ सकता है। बड़ी उम्र के लोगों में आमतौर पे ये देखने में नहीं आता है, या अगर हम कहें कि इसका ऑनसेट जो होता है वो थोड़ा यंग एज में ज़्यादा होता है, जब हमारे को रिलेशनशिप्स की, हमारे को इमोशंस की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, जब हमारे कुछ रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस नहीं हुए होते, जब हमारा किसी के साथ रोमांस या कभी हुआ नहीं होता और हमारे को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, या हमारे अंदर जो है रिजेक्शन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, या किसी केस में हमारे फैमिली के अंदर भी किसी को डिल्यूजन, स्किज़ोफ्रेनिया या कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तो उन केसेस में भी एक पर्सन को एरोटोमेनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। सोशल आइसोलेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इरोटोमेनिया से। ज़्यादा अक्सर क्या देखा जाता है कि जिन लोगों को इरोटोमेनिया है, उनका जो सेल्फ एस्टीम है, उनकी जो सोशल स्किल्स हैं, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के साथ, वो बहुत वीक होती है। उनका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद को वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, टैलेंटेड नहीं समझते, किसी ना किसी चीज़ में वो अपनी किसी कमी को पूरा कर रहे होते हैं। अगर किसी स्किल में वो अच्छे भी होते हैं तो ओवरऑल वो अपने को बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बेटर फील नहीं करते। कोई फैमिली बैकग्राउंड या कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है जहाँ उन्होंने बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रेस फेस किया होता है। हालांकि हर केस में ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग रीजंस मिलकर किसी भी कंडीशन को बनाते हैं, उनमें इरोटोमेनिया भी वैसा ही है। ऐसे में और जो सबसे ज़्यादा देखने में आता है वो ये कि इरोटोमेनिया के जो सफरर्स होते हैं उनमें दूसरों का व्यू पॉइंट लेने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम होती है। मतलब किसी किसी सिचुएशन में तो लगेगा कि वो बहुत समझदार हैं, बहुत वाइज हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बट आमतौर पर किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में या अपनी लाइफ के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में वो दूसरों का पर्सपेक्टिव लेने से चूक जाते हैं। अक्सर वो अपने ही नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। दूसरों के नज़रिए से दुनिया को देखना, खुद को देखना, सिचुएशंस को देखना उन्हें अक्सर बहुत अच्छे से नहीं आता। उन्हें बहुत टाइम लगता है समझने में चीज़ों को। तो जैसा कि यहाँ पर बताया कि कुछ तो फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्यूबर्टी की एज होना, पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे किसी के साथ ना होना, या रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल, बहुत लॉन्ग टर्म ना चलना, या कभी कभी किसी ऐसे इंसान के साथ हमारा कनेक्शन बन जाना जो कि सोशल स्टेटस में बहुत हाई होता है, बहुत ऊपर होता है हमसे। ये जो इरोटोमेनिया है ये अक्सर सोशल स्टेटस के कंटेक्स्ट में देखने में आती है। मतलब हमें लगता है कि दूसरे पर्सन का जो सोशल स्टेटस है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत पॉपुलर है, उसको लोग बड़ा पूछते हैं, बड़ा जानते हैं उसको, वो अपनी फील्ड में बड़ा टैलेंटेड है। तो अक्सर कहीं ना कहीं हम जब अपने को सोशली बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत ही कम मानते हैं और किसी वजह से हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो एक फैंटेसी अपने नज़र में, अपने मन में बना लेते हैं जिसमें कि हमें लगता है कि वो व्यक्ति जो बहुत हाई है स्टेटस में, बहुत पॉपुलर है, वो शायद हमें पसंद करता होगा या पसंद करती होगी। ऐसा हम अपनी कमी को पूरा करने के लिए, अपनी लिमिटेशंस को कई बार पूरा करने के लिए एक फैंटेसी अपने आगे मन में भून लेते हैं। तो होता क्या है कि हम उस पर्सन के जो सोशल मीडिया या जो ओवरऑल जो मीडिया बिहेवियर्स हैं,
कुछ भी वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनको हम मिसरीड करते हैं। यहाँ तक कि उनकी फिल्मों को भी ऐसा समझते हैं कि वो हमें ध्यान में रखकर बनाई गई है, या वो जो एक्टर है वो हमें ध्यान में रखकर जो है वो एक्टिंग कर रहा है, और उसके जो डायलॉग्स हैं वो हमारे बारे में कहे गए हैं। वो जानबूझ के डायलॉग्स में अपनी बात कहना चाह रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे साथ कन्फेस नहीं कर सकता कि वो हमसे प्यार करता है या प्यार करती है। तो हम उनकी एक्शंस को मिसरीड करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया की कोई पोस्ट अगर डाल रहे हैं तो वो हमें ध्यान में रख के डाल रहे हैं, वो हमसे फ्लर्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। उनकी कुछ मीडिया में जो बॉडी लैंग्वेज है, या उनके जो जेस्चर्स हैं, या कैमरे को किस तरह से फेस करते हैं, हमें लगता है वो हमें ध्यान में रख कर रहे हैं। बेसिकली हम प्रोजेक्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स को उनके ऊपर। हमें लगता है कि जो हम उनके बारे में सोचते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि वो मुझे पसंद करे, तो हम ऐसा मानने लगते हैं कि वो मुझे पसंद करता है या करती है। तो एक तरीके का वहम है जो हमारे मन में बन जाता है, डिल्यूजन है जो हमारे मन में बन जाता है। ये पूरा एक्सपीरियंस एक डिल्यूजनल एक्सपीरियंस ही होता है, क्योंकि हम इसमें ऐसे लक्षण, ऐसे साइंस पकड़ने लगते हैं जिससे कि हमें लगता है वो पर्सन हमारे को पसंद करता है, और हम उसे कन्फर्म कर लेते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। बावजूद इसके कि वो अपनी लाइफ में दूर दूर तक उससे कोई लेना देना ना हो, उस पर्सन को हमारे बारे में पता भी नहीं है, कुछ नहीं पता उसको हमारे बारे में, उस बंदे को भनक भी नहीं है कि हमारे जैसा पर्सन कोई दुनिया में एग्जिस्ट करता है, पर हम उस पर्सन के लिए जो अपनी फैसिनेशन, अट्रैक्शन है, उसको बढ़ा चढ़ा के देखने लगते हैं। हालांकि ऐसी फीलिंग्स हम में से बहुतों को कई बार आ सकती है, पर जब हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे अगर ऐसा सोचने में, बार बार हम सोशल मीडिया पर, इंटरव्यूज पर, यूट्यूब पर जा जाके उनके इंटरव्यूज या फिल्में देख देख के ये देखेंगे कि वो हमारे बारे में किस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और कहीं ना कहीं हम सोशली आइसोलेटेड होंगे, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, हम अनस्किल्ड हैं सोशली। तब उस केस में ये जो विचार है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, तभी ये इरोटोमेनिया की कंडीशन बनती है। सोशल मीडिया पर अक्सर स्टॉकिंग, दूसरे पर नज़र रखना, दूसरे की प्रोफाइल पोस्ट पर ध्यान देना, ये हमारा बहुत कॉमन बिहेवियर होता है। हम किसी को भी पसंद करते हैं, या किसी भी सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर है, उस पर बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान देते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं इरोटोमेनिया जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत बूस्ट हो जाते हैं, बहुत रीइंफोर्स हो जाते हैं। कारण ये है कि सोशल मीडिया से हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में होता है कि हम दूसरे की लाइफ को कितना बारीकी से, कितना गहराई से देख पा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम उनकी लाइफ में नज़र डालते हैं, जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं उस पर्सन के बारे में, उतना ज़्यादा हमारा इरोटोमेनिया जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ चढ़ के वो हमारे मन पर हावी हो जाता है, और हम उसे दूर नहीं कर पाते। क्योंकि एक तरफ तो सोशल मीडिया का जो अपना एडिक्शन है वो भी काम करता है, साथ साथ जो इरोटोमेनिया से रिलेटेड जो हमारे परसेप्शंस, थॉट्स, बिलीव्स हैं वो भी हम पर हावी हो जाते हैं। तो दोनों का जो स्ट्रॉन्ग, जो एडिड इम्पैक्ट होता है वो हमें उस स्टॉकिंग से, उस नज़र रखने से, उस इरोटोमेनिक फीलिंग्स या थॉट से हमें दूर नहीं हटने देता। ये पूरा का पूरा एक जंजाल सा, एक वेब सा, एक ट्रैप सा बन जाता है जिससे हम हट नहीं पाते। और सोशल मीडिया जो कि हमारी रीच में है, हम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में किसी और पर्सन के पोस्ट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके कमेंट्स से हम कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। तो ऐसे में हमारा इरोटोमेनिया जो है वो बहुत हावी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है ये इरोटोमेनिया। सबसे बड़ी जो समस्या आती है इरोटोमेनिया के साथ वो ये कि वक्त के साथ ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस पर्सन को इरोटोमेनिया है वो उस पर्सन को अप्रोच कर सकता है। मतलब पर्सन ए पर्सन बी को अप्रोच करेगा किसी ना किसी तरह से, चिट्ठियाँ लिखेगा, मेल्स लिखेगा, उसको लव लेटर अपने खून से लिखने की कोशिश करेगा, बहुत रोमांटिक उसके बारे में कविताएं और शेर व शायरी लिखने लगेगा, या उसको भेजने लगेगा, अगर लिखेगा नहीं तो एक ऑब्सेशन सा आ जाएगा। उसको अप्रोच करने के लिए उसके घर के आसपास चक्कर काटने लगेगा, सारे खतरे उठाकर सब लोगों के खिलाफ जाकर भी उस पर्सन को अप्रोच करेगा कि किसी तरह से वो पर्सन मेरे को देख ले, मेरे को पसंद कर ले, या उसके साथ मेरा कांटेक्ट हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए। वो इस बिलीफ की वजह से इस हद तक खुद को डिस्टर्ब कर लेगा कि आसपास के लोगों से लड़ने लगेगा, क्योंकि वो अपने घर में उसकी तस्वीरें लगा सकता है, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पे हर जगह वॉलपेपर्स लगा सकता है, बहुत सारी उसकी फ़ोटोज़ को सेव कर सकता है, वीडियोज़ उसकी बहुत सारी डाउनलोड कर लेगा, सारा टाइम उसी को देखता रहेगा। तो ऐसे में ये जो डिल्यूजन है ये इस हद तक बढ़ सकता है कि वो व्यक्ति अपने डेली लाइफ पर ध्यान देना बंद कर दे, काम धंधे में ध्यान कम कर दे, अपनी जो पर्सनल रिलेशन है उस पर शायद फोकस ना करे, पढ़ाई है, जॉब है, कुछ भी है जो वो व्यक्ति कर रहा है वो सब ना करे।
नींद भी उसकी डिस्टर्ब हो सकती है, और जितना ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस बढ़ेगा उतने ज़्यादा सीवियर लक्षण देखने में आ सकते हैं। गुस्सा हो सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, सैडनेस, दुख बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इनिशियल स्टेजेस पर एंगर ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो सबसे लड़ रहा होता है अपने इस डिल्यूजन को, अपने इस एरोटोमेनिक जो वहम है उनको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में, इसलिए गुस्सा ज्यादा देखने में आता है। और अक्सर कई बार क्या होता है, इतना ज्यादा डिल्यूजन बढ़ चुका होता है, इतने ज्यादा वो हद पार कर चुके होते हैं कि वो उस व्यक्ति को भी बहुत परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से इनके अगेंस्ट हरेसमेंट के केसेस डाल दिए जाते हैं, पुलिस केसेस बन जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ देती है, जिसकी वजह से इनको दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, इनको सुलाना पड़ता है कई घंटों तक, लंबे टाइम तक इनको नींद की दवा दी जानी पड़ती है, ताकि ये रिलैक्स हो जाए, दिमाग रिलैक्स हो, इनके मन से ये वहम हटे, और धीरे 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 इनको फिर रियल लाइफ में इनको ओरिएंट किया जाता है, मतलब इनको काउंसलिंग किया जाता है, थेरेपी दी जाती है धीरे धीरे धीरे, ताकि अपनी हेल्दी नॉर्मल लाइफ को रिकवर कर सकें। और ये एरोटोमेनिया थोड़े टाइम से लेकर लंबे टाइम तक रह सकता है, जितनी ज़्यादा टाइम तक रहेगा उतना ज़्यादा पर्सन को डिस्टर्ब कर सकता है। हालांकि इसमें यह भी देखने में आता है कि कई बार एरोटोमेनिया के मामले में व्यक्ति की जो नॉर्मल, जो डेली रेगुलर लाइफ है वो बिल्कुल ठीक ठाक चलती है, जॉब, करियर, फैमिली, रिलेशन, दोस्त वगैरह सब ठीक है, बट वह व्यक्ति थोड़ा सा टाइम निकाल लेता है अपने जो एरोटोमेनिक बिलीफ्स हैं उनके अंदर स्पेंड करने में। मतलब वो वीडियोस डाउनलोड करना, देखना, स्टॉक करना और मैसेजेस भेजना, ये करना, कुछ ना कुछ करने में वो अपने में टाइम जरूर दे देता है या दे देती है, उसके बारे में पढ़ने लगते हैं, जो भी करते हैं, जिस भी तरीके की वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। नॉर्मली आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत कॉमन है, पहले सोशल मीडिया नहीं होता था तो लोग उनके घर के आसपास चक्कर काटते थे, चले जाते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, ये सब चीज़ें पहले बहुत देखने में आती थी। आजकल सोशल मीडिया स्टॉकिंग ज़्यादा होती है, कमेंट भेजते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, फिर सामने वाला अगर कमेंट पे आपके लाइक कर दे तो आप सोचते हो कि नहीं, वो पर्सन तो मुझे ही को पसंद करता है, मुझे से प्यार करता है, इतना बड़ा सिग्नल आपको मिल गया, वो और ज़्यादा डिस्टर्ब करता रहता है, और ये साइकिल चलती रहती है चलती रहती है। तो काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग हो सकता है एरोटोमेनिया। इसका जो डायग्नोसिस है वो आमतौर पर एरोटोमेनिया के नाम से नहीं किया जाता है, ये सिर्फ एक सिम्टम की तरह होता है। बट जैसा कि पहले बताया कि एक डिल्यूजन का एक रूप होता है, या तो किसी पर्सन को जिसको स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर है उसको अकेला एरोटोमेनिक डिल्यूजन हो सकता है, या उसको कोई और डिल्यूजन भी हो सकते हैं जिसमें से एरोटोमेनिया सिर्फ उसके डिल्यूजन का एक पार्ट है, या एक सिम्टम ये है और बाकी के कुछ और परसिक्यूटरी, पैरानॉइड डिल्यूजन, कुछ और ग्रैंडियोस डिल्यूजन कुछ ना कुछ हो सकते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का या बाइपोलर या उनका ट्रीटमेंट किया जाता है वैसे ही इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एरोटोमेनिया का कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस वर्क करेंगी, साथ ही साथ काउंसलिंग थेरेपी से जब हम उस पर्सन के मन से ये विचार हटाने की कोशिश करते हैं तो जो काउंसलिंग थेरेपी प्रोसेस है इसमें वो चलता है जैसे किसी भी दूसरी डिल्यूजन के मामले में चलेगा। और ट्रीटमेंट जो है वो अक्सर डिसाइड किया जाता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं, उसको काउंसलिंग से काम बनेगा, थेरेपी देनी पड़ेगी, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, दवाइयाँ कितने टाइम तक चलेंगी, ये सब उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है किस हद तक वो पर्सन डिल्यूजनल है और कितना उसमें गुस्सा और एंग्जाइटी कितनी ज़्यादा है उसके अंदर, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसमें यह भी ध्यान देना होता है कि वो जो पर्सन है वो अक्सर सब्सटेंस अब्यूज़, मतलब अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें बहुत करते हैं, तो वो भी डिटरमाइन करता है कि उस पर्सन का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से आगे प्रोग्रेस करे। तो हो सकता है कि अल्कोहल के इफेक्ट में या ड्रग्स के इम्पैक्ट में किसी पर्सन में एरोटोमेनिया हुआ हो, तो एडिक्शन का भी ट्रीटमेंट साथ में करना पड़ सकता है, ताकि एडिक्शन का ट्रीटमेंट और उसके डिल्यूजन का दोनों का साथ साथ ट्रीटमेंट किया जाए। और ये अक्सर देखा जाता है कि किसी ना किसी अल्कोहल या ड्रग के इम्पैक्ट में भी लोग अक्सर थोड़े टाइम के लिए ही सही बट एरोटोमेनिया के स्टेट में चले जाते हैं, और वो कुछ बड़ा रिस्की स्टेप ले लेते हैं जो उनके लिए और दूसरे के लिए थोड़ा डेंजरस हो जाए। आमतौर पे कई केसेस में एरोटोमेनिया का जो ट्रीटमेंट है वो वॉलंटरी नहीं होता है, मतलब पर्सन की इच्छा के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि पर्सन को तो लगता ही नहीं कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, तो अक्सर इनवॉलंटरी, मतलब बिना उसके चाहे ये ट्रीटमेंट देना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कि किसी तरह से उसका दिमाग, उसका बिहेवियर शांत हो जाए और उस पर्सन को हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल में दोबारा से ढाल सकें और उसकी काउंसलिंग और थेरेपी कर सकें। तो अक्सर इन केसेस में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके उस पर्सन को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ये रही सारी ज़रूरी जानकारी एरोटोमेनिया के बारे में। आपके कोई सवाल हो, कोई आपके कुछ डाउट्स हो, वो आप पूछें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका आंसर करूंगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा कमेंट्स में मैं करूंगा, या उससे रिलेटेड कुछ और कंटेंट अगर बनाना होगा वीडियो में तो वो मैं बनाऊंगा।
तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई हो, आपको ये ज़रूरी अच्छी जानकारी लगी हो, किसी से आप शेयर कर सकें तो उस पर्सन से शेयर ज़रूर करें जिसकी हेल्प हो सकती है, जिसकी फैमिली में या कहीं कोई ऐसे केसेस हों या इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस हुई हो, या आपकी अपनी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको ये प्रॉब्लम रही हो, तो वो सही कंडीशन में जब वो आ जाए तो उसको ये वीडियो सुनाएं ज़रूर, ताकि उसको समझ में आए कि ये कंडीशन किस तरह की है जिससे वो जूझ रहा है या जूझ रही है, और उसको कैसे इलाज किया जा सकता है या उसके किस तरह के लक्षण होते हैं, और उसको जो कंडीशन है उसका एक नाम भी है और उसका इलाज करना ज़रूरी है, ताकि वो पर्सन डिनाइल में ना रहे कि मैं तो ठीक हूँ और बाकी लोग ही केवल मेरे खिलाफ हैं या मुझे रोकने की दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझ में आए कि उसको दवाइयों की क्या ज़रूरत है और दवाइयों से वो ठीक हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो दी जाती है वही इसमें सबसे ज़्यादा सजेस्टिव, सबसे ज़्यादा इंडिकेटेड थेरेपी होता है, जो लेकर पर्सन इससे बाहर आ सकता है थोड़े समय बाद। तो आप ये वीडियो को शेयर भी करें और साथ साथ ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और बड़ी अच्छी वीडियोस आपको देखने में मिल सकें और ऐसी ज़रूरी जानकारी मेंटल हेल्थ के बारे में आपको मैं दे सकूं। धन्यवाद।